नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड बीजेपी को मजबूत बनाने के लिए पार्टी हर स्तर पर काम कर रही है। इसी कड़ी में अब पार्टी के सांसदों की शाम 8 बजे दिल्ली में बैठक होनी है। पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ सांसदों की होने वाली बैठक काफी अहम मानी जा रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दिल्ली में होने वाली बीजेपी सांसदों और शीर्ष नेताओं की बैठक के बारे में कहा कि मौजूदा वक्त में लोकसभा चल रही है, ऐसे में प्रदेश के तमाम सांसद समसामयिक मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इस बातचीत में प्रदेश के जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों का निष्कर्ष निकाला जाएगा। इसके साथ ही संगठन से जुड़े तमाम मुद्दों पर भी चर्चाएं होंगी और भविष्य में के तमाम कार्यक्रमों की चर्चा और रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। हालांकि दूसरी तरफ बीजेपी की इस बैठक का यह भी मतलब निकाला जा रहा है कि इस बैठक में दायित्वों के बंटवारे और संगठन के विस्तार जैसे मुद्दों पर भी चर्चाएं हो सकती है। कौन सी चमोली? एक प्रकार से रूटीन मीटिंग होती है। जब पार्लियामेंट चल रहा होता है तो अपने सांसदों से अपने क्षेत्र के जो विषय निकल कर आते हैं उन विषयों को रखने का, तो हमारे पास जो पूरा प्रदेश से जो विषय निकल गया उनको सब पार्लियामेंट में आ जाए, उन पर विषय चर्चा के रूप में आ जाए। उन विषयों पर चर्चा होगी और सांसद गण भी किन किन विषयों को कार्य सूची में रखे हुए हैं उस पर थोड़ी एक चर्चा होती है। उस चर्चा के राज्य के विकास के लिए और खास तौर पर मैं कह सकता हूँ भारत सरकार का जो योगदान है वो योगदान और अच्छी संख्या में हमको प्राप्त हो, तो कहीं ना कहीं उसकी वैधानिक प्रक्रिया होती है पार्लियामेंट। कौन सी चमोली? रीजन वाले बातें कर देंगे, दिल्ली की बैठक कर देंगे आगे मित्रों। आगामी चुनावों के लिए बीजेपी अब डोर टू डोर नहीं बल्कि डोर टू हाउस मिशन पर काम करेगी। वहीं पार्टी ने 51% वोट शेयर का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सभी पदाधिकारियों से तैयारियों में जुट जाने का आह्वान किया गया है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने 2 दिवसीय दौरे में सभी प्रदेश पदाधिकारियों, मोर्चा प्रदेश प्रभारी, जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, जिला सह प्रभारी, प्रवक्ता मोर्चे के अध्यक्षों की बैठक कर निर्देश दिए हैं। पार्टी 15 दिसंबर से कई कार्यक्रमों के जरिए जनता के बीच जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 24/7 काम करने वाली पार्टी है। हम लगातार संपर्क, संवाद और प्रवास हमारा कार्यक्रम रहता है। अभी जो हाल ही में चुनाव हुआ है गुजरात का, वहां भारतीय जनता पार्टी ने 51% से अधिक मत प्राप्त किया है। उसी का लक्ष्य मानकर उत्तराखंड राज्य के भी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि आने वाले चुनाव में, चाहे नगर पालिकाओं के हों, नगर पंचायत हों, नगर निगम हो और उसके बाद लोकसभा का चुनाव है, हम सब कार्यकर्ता बूथ स्तर पर, शक्ति केंद्र स्तर पर संपर्क और प्रवास करेंगे। वहीं उत्तराखंड के अंकिता मर्डर केस में पुलिस जल्द ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी, जिसको लेकर पुलिस ने सभी साक्ष्य जुटा लिए हैं। एडीजी वी मुरुगेशन का कहना है कि अंकिता मर्डर केस में पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। साथ ही आरोपियों के नार्को टेस्ट की रिपोर्ट भी चार्जशीट में भेजी जाएगी। वहीं लक्सर के हरे कृष्ण मंदिर के पास से एक स्क्रैप कारोबारी के चौकीदार की हत्या का मामला सामने आया है, जिससे आसपास के लोगों में कोहराम मच गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। साथ ही मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं एसपी ने चोरी की वारदात को अंजाम देने के दौरान चौकीदार की हत्या की आशंका जताई है। लगभग 10 बजे के आसपास विनोद जी जब अपने दुकान पे आए तो उनकी दुकान में एक चौकीदार मुकेश रहता था, जो पिछले 5-7 वर्षों से उनके यहाँ काम कर रहा था। उसकी मृत्यु हुई थी और शटर खुला हुआ था, अलमारी टूटी हुई है। उन्हें आशंका है कि अज्ञात लोगों के द्वारा या किसी जानकार व्यक्ति के द्वारा ये चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है और उनके चौकीदार की मृत्यु की गई है।
इस संबंध में सभी संभावित पहलुओं से घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और जो फिंगरप्रिंट वगैरह लिफ्ट करने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के घोसीपुरा गांव में चुनावी रंजिश को लेकर बीती रात दो पक्षों में विवाद हो गया। कुछ ही देर में विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से लाठी डंडे चलने लगे, जिसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव कर दिया। आरोप है कि एक पक्ष के द्वारा जमकर फायरिंग भी की गई। इस दौरान दोनों पक्षों में 7 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रौला था उस पर रौला होते के साथ ही मतलब छोड़ छुटा कर गए। उन्होंने ठा कर लठ बजाना शुरू कर दिया। लठ बजाने के बाद चथरा कोठा पर लीले बंदूक चढ़ गए, जिन पर इनको 5-6 लाइसेंस भी हो और इन्होंने पूरी गोली बजाई। 3 जाग तक हमारा को गोली लगी। गोली एक मुन्ने न चलेगी, एक वो जो बाबू न चलेगी, एक अहबाब न चलेगी और जी एक मोहम्मद न चलेगी। जी हाँ, इनका और इनका इक्कर करो मेरे साया का वहाँ देखो इस तरह करो जी, इतनी दूरी पर इनका मोंडा इतना, इनका इतना। उसके अलावा इन्होंने हत्तापाई करी जी। अच्छा, हत्तापाई करके फिर इनके तो रुका पड़ता चला गया। इसने जो राजू पड़ा यहाँ से इसने साफ फायरिंग करी, राफल की फायरिंग धड़ाधड़। इस पे चोरी की राफल और चोरी के हथियार है, कोई इस पर लाइसेंस का हथियार नहीं है। अच्छा जी, मेरे बच्चे का कहा में गोली लगी, मैं अपने बच्चे को लिया, पुलिस आ गई, प्रशासन आ गया। मैं अपने बच्चे को लेकर 300 इसमें 108 में चलाया और मैं आन के हाथ डाल दिया। वहीं रुड़की में ट्रांसफार्मर की फैक्ट्री में देर रात भयंकर आग लग गई, जिससे फैक्ट्री के कर्मचारियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जिसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई और सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। हालांकि किसी के भी घायल होने की कोई सूचना नहीं मिली है। वहीं देवाल विकासखंड के ब्लॉक प्रमुख दर्शन दानू ने लीक से हटकर एक अनोखी पहल की शुरुआत की है, जहां पर आम लोग विकासखंड के सभागार में बीडीसी की बैठकें होती रहती हैं। इस बार बीडीसी की बैठक देवाल विकासखंड के दूरस्थ गांव घेस में आयोजित की गई। बीडीसी बैठक में जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों के सम्मुख सड़क, बिजली, पानी से जुड़े मुद्दे उठाए। वहीं जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत कार्य की गुणवत्ता को लेकर जनप्रतिनिधियों ने खासी नाराजगी जताई, जिस पर देवाल प्रमुख ने जांच कमेटी का गठन कर जांच कराने की बात कही। वहीं घेस में आयोजित बीडीसी बैठक में दिव्यांग जनों के लिए मेडिकल शिविर लगाए गए। घेस में बीडीसी के आयोजन पर स्थानीय ग्रामीणों में उत्साह देखा गया। वहीं ब्लॉक प्रमुख आयोजन का कहना है कि घेस में बीडीसी बैठक के आयोजन के पीछे उनकी मंशा थी कि अधिकारी भी दूरस्थ गांवों में आकर ये देख सके कि किन परिस्थितियों में ग्रामीण अपना जीवन यापन करते हैं। वहां के वार्ड मेंबर, वहां का क्षेत्र पंचायत का सदस्य इस बात को लेकर तय करेंगे कि गांव में जो भी काम हुए हैं उसकी जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निभाएंगे और जहां जहां लगेगा कि काम ठीक नहीं हुआ है वहां पर विभाग ठेकेदारों से दोबारा काम भी कराना सुनिश्चित करेगा। साथ ही जो हमारे कृषि विभाग है, हॉर्टिकल्चर है, क्योंकि हम जानते हैं कि उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है जहां पर 4 चीजों से रोजगार सृजित हो सकता है: कृषि, हॉर्टिकल्चर, टूरिज्म और फॉरेस्ट। ये 4 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां से यहाँ के लोगों की आजीविका बढ़ सकती है। सकारात्मक और सराहनीय पहल है। ऐसी पहल पूरे देश में या प्रदेश में होनी चाहिए, क्योंकि इससे ये फायदा होता है कि जनप्रतिनिधियों को एक दूसरे क्षेत्र में विजिट करने का मौका मिलता है और एक दूसरे जगह की परिस्थितियां देखने को मिलती हैं और अधिकारियों को भी ये पता चलता है वाकई दूसरे क्षेत्र में कौन सी प्रॉब्लम है, यहाँ के जो समस्याएं हैं, यहाँ का जो कल्चर है, पारंपरिक जो भी वेशभूषा है, ये सब कुछ देखने को मिलता है।
वही कालाढूंगी विधानसभा में अपनी विशिष्ट पहचान रखने वाले वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख मनोज पाठक ने अपने पिता की पुण्यतिथि पर नई बस्ती वार्ड नंबर 4 में नेत्र जांच और उपचार शिविर आयोजित किया। शिविर में 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की जांच की गई। 10 बजे से ही मरीजों की एक एक करके जांच शुरू कर दी गई थी। मेडिकल टीम ने अच्छे तरीके से वार्ड नंबर 4 के लोगों के बीच उनकी आंखों की जांच की। जिन लोगों को ऑपरेशन की जरूरत थी उनके ऑपरेशन हल्द्वानी के बड़े हॉस्पिटल में निःशुल्क कराने का तय कर शिविर को सफल बनाया गया। मेरे पिताजी की पुण्यतिथि के अवसर पर कालाढूंगी के वार्ड नंबर 4 में जो गरीब लोग दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं, सही भोजन पाते हैं, ऐसे लोगों के बीच में आंखों की जो दिक्कत उनको थी, नेत्र शिविर का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। बहुत लोग अपनी आंखों को दिखाने के लिए आ रहे हैं और हमारे डॉक्टर्स टीम के द्वारा उनका परीक्षण करते हुए जिसको दवा की जरूरत है निःशुल्क दवा, उसके साथ साथ जिनको ऑपरेशन की आवश्यकता होगी उनके लिए ऑपरेशन भी निःशुल्क है। ऐसी तिथि निर्धारित करते हुए उनको वहां बुला लिया जाएगा और उनका ऑपरेशन कराएगा। वहीं डोईवाला में स्वास्थ्य के क्षेत्र में हिमालयन हॉस्पिटल जॉलीग्रांट ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की है। अस्पताल में अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानक और अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित 30 बिस्तरों के नए इमरजेंसी भवन का लोकार्पण किया गया है। डॉक्टर विजय धस्माना ने नए इमरजेंसी भवन का विधिवत पूजन कर लोकार्पण किया। डॉक्टर धस्माना ने बताया कि नए इमरजेंसी भवन का अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानकों के तहत निर्माण किया गया है। रोगियों को गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवा मिल सके, इसके लिए हॉस्पिटल की स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार इजाफा किया जा रहा है। अस्पताल का जो इमरजेंसी की नई विंग है उसका हम लोगों ने उसका संचालन विधिवत स्टार्ट कर दिया उसको आज, क्योंकि देखा जा रहा था इमरजेंसी में मरीजों की संख्या बहुत बढ़ रही थी और हमारे पास उन मरीजों को सही ढंग से सुविधाएं देने के लिए जगह कम पड़ रही थी। इसलिए अब एक बहुत अच्छा सभी जो हाईटेक हैं उस सारी टेक्नोलॉजी से लैस जो हमारी नया इमरजेंसी का वार्ड है वो तैयार हो गया है। उसमें हमारे पास डॉक्टर और स्टाफ पहले से ही मौजूद था, लेकिन क्योंकि जगह कम पड़ रही थी तो उस जगह को विस्तार किया गया है। डोईवाला में हिमालयन हॉस्पिटल जॉलीग्रांट ने उपलब्धि हासिल की है और आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानकों के तहत अस्पताल ने मानक हासिल किए हैं और 30 बेड का इमरजेंसी भवन बना है और इसको लेकर विधिवत पूजन करके इसका शुभारंभ किया गया। इमरजेंसी भवन का विधिवत पूजन हुआ और इसके बाद इसको आम जनता के लिए खोला गया, इसका शुभारंभ हुआ। हिमालयन हॉस्पिटल जॉलीग्रांट ने यह उपलब्धि हासिल की है डोईवाला में। वहीं अंकिता भंडारी के हत्या आरोपियों का नार्को टेस्ट कराने को लेकर कोटद्वार जीएम कोर्ट में सुनवाई होनी है। एसआईटी ने शुक्रवार को अंकिता के तीनों हत्या आरोपियों के नार्को टेस्ट कराने के लिए न्यायालय में अर्जी दी थी। इस अर्जी पर न्यायालय में सुनवाई होनी है। अंकिता हत्याकांड में शुरुआत से ही वीआईपी के नाम के खुलासे की मांग की जा रही है। पुलिस पर आरोप भी लगे हैं कि जानबूझकर वीआईपी का नाम उजागर नहीं किया जा रहा। कई राजनीतिक दल भी इस बात को उठा चुके हैं। ऐसे में अंकिता के परिजनों ने कुछ दिन पहले आरोपियों का नार्को टेस्ट कराने की मांग की थी।
शुक्रवार को प्रोसिक्यूशन की तरफ से उसमें नार्को टेस्ट, जो कि कई लोग पहले से भी कह रहे थे और अब ये जरूरत महसूस हुई कि उसमें नार्को टेस्ट कराया जाए, तो प्रोसिक्यूशन की तरफ से एक दरखास्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया जीएम कोटद्वार में, और उसकी सुनवाई के लिए तिथि, आज की तिथि नियत की गई है। माननीय न्यायालय आज उसमें सुनवाई करेगा। वहीं उत्तराखंड सरकार ने शीतकालीन विधानसभा सत्र के दौरान उत्तराखंड में महिलाओं को 30% सरकारी नौकरियों में क्षैतिज आरक्षण देने का कानून पारित किया है, जिसके बाद पूरे उत्तराखंड की महिलाओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं शनिवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को महिला मोर्चा उत्तराखंड की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित किया गया। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल ने सीएम धामी को गुलदस्ता देकर आभार जताया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार महिलाओं को सशक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी का एक बड़ा उदाहरण है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण से नवाजा है। वहीं बीजेपी की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत ने भी सीएम की भूमिका पर आभार जताते हुए शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये राज्य महिलाओं की देन है, जिसमें सरकार ने महिलाओं का सम्मान करते हुए उन्हें सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण देने का काम किया है। के लिए बेटी को सशक्त बनाने के लिए इसके बाद ने माननीय मुख्यमंत्री जी का पार्टी कार्यालय में आभार व्यक्त किया। इससे पहले भी जब महिला आरक्षण पे 30% आरक्षण पे विधानसभा में बिल पास हुआ था, उसी दिन पूरे उत्तराखंड में हमारी महिला मोर्चा ने माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया। सभी जिलों में हमने कार्यक्रम किए और हम दिल्ली चुनाव में थे, हम लोगों ने दिल्ली में ही उनका धन्यवाद किया है, मिठाई बांट कर किया। और अभी जिस तरह से उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण के लिए और बेटी और सशक्त हो, आरक्षण महिलाओं के लिए उत्तराखंड की पहल से हुआ है। यहाँ की जो प्रदेश की नौकरियां होंगी उन पर, सरकारी नौकरियों पर, उसके लिए पूरे महिला मोर्चा ने, सभी महिलाओं ने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया इस पहल के लिए। और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो भी बच्ची हमारी जो पहाड़ में पढ़ती हैं, जो यहाँ पढ़ती हैं, प्लेन में पढ़ती हैं, उनके लिए कहीं न कहीं उनको एक चुनौती से गुजरना पड़ता है। और उनको इस चुनौती से गुजरना पड़ता है क्योंकि वो, उनके पास दोहरा एक हमेशा दायित्व रहता है। घर पे भी कुछ ना कुछ उनका काम होता है और उसके बाद उनको पढ़ाई भी करनी पड़ती है, स्कूल भी जाना पड़ता है और माँ का कहना भी मानना पड़ता है घर के आने। वहीं कोटद्वार स्थित श्री सिद्धबली बाबा के वार्षिक महोत्सव के आखिरी दिन लोक जागारों के आह्वान पर स्थानीय देवी देवताओं को अवतरित किया गया। जगरी सर्वेश कुकरेती ने जैसे ही लोक जागारों की लोक प्रस्तुति शुरू की, वैसे ही दर्जनों लोगों पर स्थानीय देवी देवता अदृश्य रूप से अवतरित हो गए और नाचने लग गए। बता दें कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार समस्त 33 कोटि देवी देवताओं का वास यही है। इन सभी देवी देवताओं का हमारी संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान है। एक हमारी जो परंपरा चली आ रही है, ये कभी हमारे बुजुर्गों पे होती थी चीजें, अब वो गुजर गए तो हम पे आ गए। अब होता है किसी परिवार में अगर कोई गुजरा तो दूसरे परिवर्तन हो जाता है, तो इसलिए मुझे बहुत परहेज करना पड़ता है और हनुमान जी की कई चीज देखनी पड़ती है मुझे। उत्तराखंड जो है देवभूमि मानी गई है और जो इस देवभूमि जन्म भी लेता है वो हमारा सौभाग्य है और ये पौराणिक रीति रिवाज भी है और हमारी संस्कृति भी है। और हमारा इन देवताओं पे इतना विश्वास कि कोई भी पत्थर पे हम विश्वास करके
वहीं अल्मोड़ा शहर का निर्माणाधीन बहुउद्देशीय बस अड्डा मानकों के अनुरूप नहीं बन रहा है। पिछली कांग्रेस सरकार ने इसके लिए करीब 16.50 करोड़ का बजट स्वीकृत किया था, लेकिन वर्तमान सरकार ने बजट में कटौती कर सिर्फ 14.09 करोड़ की मंजूरी दी है। इसके सापेक्ष 11.78 करोड़ का बजट मिल पाया है, जिससे बहुउद्देशीय बस अड्डे से सिर्फ रोडवेज की बसों का संचालन किया जा सकेगा। इससे टैक्सी और केएमयू की बसों का संचालन होना अब मुश्किल नजर आ रहा है। रोडवेज प्रशासन का कहना है कि जिस उद्देश्य से बहुउद्देशीय बस अड्डे के निर्माण के लिए और अल्मोड़ा की यातायात व्यवस्था की समस्या के समाधान के लिए इसका प्रयोग होना था, अब नहीं हो सकेगा। उत्तराखंड परिवहन निगम का अपना बस अड्डा बनने जा रहा है, पूर्व के मानकों के अनुरूप नहीं बन पा रहा है। इसमें ये बहुउद्देशीय बस अड्डा बनना था और ये आज सिर्फ हमारे रोडवेज के उपयोग में ही आ पाएगा, जबकि इसमें संचालित होनी थी केमू की बसें, टैक्सियां और अतिरिक्त जो बाहर से आने वाली बसें भी थी वो भी संचालित होनी थी। लेकिन ये आज के पूर्व में दिए हुए बजट के अनुरूप नहीं बन पाया। वहीं बाजपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में शौर्य संचलन का आयोजन किया। संचलन सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय से शुरू होकर अलग अलग मार्गों से होता हुआ वापस विद्यालय में खत्म हुआ। आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद की ओर से शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में शौर्य संचलन का आयोजन किया गया। शौर्य संचलन का शुभारंभ बजरंग दल के प्रांत संयोजक अनुज वालिया ने दीप प्रज्वलित कर किया। शौर्य संचलन सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय से शुरू होकर दोराहा रोड, नगरपालिका रोड, रामराज रोड, बेरिया रोड से वापस होते हुए विद्यालय में खत्म हुआ। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री यशपाल राजहंस ने कहा कि बाबरी विध्वंस के बाद राम मंदिर की नींव रखी गई थी, जिसको लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता शौर्य दिवस मनाते हैं, जिससे आने वाली पीढ़ी को अपने इतिहास के बारे में जानकारी रहे। संपूर्ण जिले भर से हिंदू युवाओं को आह्वान किया है बजरंग दल के माध्यम से, और हजारों की संख्या में आज युवा साथी यहाँ एकत्रित हैं और शौर्य संचलन निकालकर समाज को यह संदेश देना है जो 1992 के बाद की जिनकी जन्मतिथि है, जो आने वाली पीढ़ी है, वो राम मंदिर को कदापि पिकनिक स्पॉट ना समझें। उनको ध्यान में रहे त्याग, बलिदान और समर्पण की एक गाथा है। इसका स्मरण दिलाने के लिए शौर्य संचलन का आयोजन किया है। उसे बर्खास्त किया सरकार ने, बाद में उसके खिलाफ मुकदमा था। मुसलमान उसने टिप्पणी से पीट के आ गया, तुझे शर्म नहीं आई। ये सारे टीवी चैनलों पे चला। चमोली में ईस्ट राइट इंडिया अभियान के अंतर्गत एनएसएस स्वयंसेवकों की ओर से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। ईस्ट राइट इंडिया अभियान के एनएसएस स्वयंसेवकों द्वारा विद्यालय परिसर से रावलनगर तक जन जागरूकता रैली निकाली गई। नुक्कड़ नाटक, पोस्टरों के माध्यम से कैसा भोजन खाए, इसको लेकर लोगों को जागरूक किया गया। खबर उत्तराखंड में फिलहाल के इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।